आज नहीं उनका क्लास। अरे तो हमको बोलते ना जी। अच्छा ये देखते हैं बायोलॉजी को आप। हमें पता नहीं था। हमें लगा कि मेरा क्लास हुआ उनका होगा। तो अब आए नहीं तो सोचा हम ही ले लेते हैं। आइए दोस्तों बायोलॉजी पाइए। बैठिए तेजी से। 65 तक हो गया था। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करिएगा। अरे हल्ला मत करिए। ऐसा तो नहीं कि अपने पढ़िएगा तो सीट नहीं भरेगा। सरकार को थोड़े न टेंशन है। चलिए ये बायोलॉजी के प्रश्नों को देखते हैं। 66 65 तक याद हो गया था ना। आइए दोस्तों 66 नंबर से प्रश्नों को हल करके देखते हैं। 65 तक सबको याद है। पहला चैप्टर याद हो गया। क्या हुआ। अब एक बड़ी समस्या की याद करते हैं भूल जाते हैं। आपको बता दें ये समस्या अखिल भारतीय समस्या है। ऐसा कोई है ये नहीं है कि जो याद किया और भूला नहीं। तो याद करते हैं भूल जाते हैं ये बिल्कुल समस्या है सबके पास। अब सवाल यह है कि आप कैसे याद करें कि ना भूले। बताइए कैसे याद करें कि ना भूले। तो उसके लिए प्रयासरत आपको खुद से होना है। और एक ही है बार बार रिवीजन। अगर क्लास के बाद सारा समय आप सेल्फ स्टडी में लगा रहे हैं तो आप इस डर से निश्चिंत रहिएगा। जैसे ही सेल्फ स्टडी छोड़िएगा ये टेंशन आपको घर कर लेगा कि हम भूल रहे हैं। और कई बार इसमें कोई दोहरा नहीं है दोस्तों, हमने कई बार ऐसे प्रयोग किए हुए हैं कि जब कोई स्टूडेंट आया कि मतलब हम याद करते हैं भूल जाते हैं, और उनसे जब दो क्वेश्चन पूछे तो वो जवाब दे दिया, अर्थात उनको याद था, उनको लग रहा था कि वो भूल गए हैं। तो एक प्रकार का डर भी होता है और ये डर स्वाभाविक है। हर तैयारी करने वाले के पास ये डर रहता है कि वो लगता है कि भूल गया है, जबकि उसके सामने प्रश्न और उसका ऑप्शन आते हैं वो बता देते कि इसका उत्तर सी होगा। तो ये डर स्वाभाविक है और इस डर से डरना नहीं है। आइए दोस्तों 66 नंबर पर आइए। क्या आप देखिए सिलेबस तो आप जानते हैं कितना बड़ा है। नहीं तो हमको भी बहुत पढ़ाने का शौक नहीं है। मसलन आज के दिन में हमें भी डर है। हम भी इस डर से घर किए हुए हैं कि अगर प्रतिदिन समय पर क्लास न ले तो सिलेबस समाप्त नहीं होगा, फिर उल्टे हम ही गाली खाएंगे। तो हम पर भी प्रेशर है कि समय के साथ और उचित रफ्तार से आपका समय पर सिलेबस समाप्त। और आप जान रहे कि कम समय है इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और पर्व त्योहार तो वैदिक काल से ही मनाए जा रहे हैं और भविष्य में मनाते जाते रहेंगे। दिवाली है इसका मतलब ये नहीं कि पिछले वर्ष दिवाली नहीं था और अगले वर्ष दिवाली नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। तो दिवाली है ये तो तय है, वैदिक काल से दिवाली होगा। और हमारे जैसे लोग, हमारे आपके जैसे लोग किसी पर्व त्योहार में इतने उत्सुक हो जाते हैं, अच्छी बात नहीं है। बात समझ रहे ना।
अभी हम पर दायित्व ये है कि हम समय से सही तरीके से सारे प्रश्नों को याद करें। अरे इस बार दिवाली नहीं मना ठीक से तो क्या होगा, और वैसे ठीक से मनाने का कोई परिभाषा तो है नहीं, अगले साल मनेगा। इस साल आपको पढ़ने का है, अगले साल। आइए दोस्तों 66 नंबर पाइए। अब बोलिए मत, फिर क्वेश्चन करा नहीं पाएंगे। जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता? जाइलम और फ्लोएम का निर्माण कितने कितने तत्वों से होता है, प्रश्न ये पूछ रहा है। और यहां तत्व से तात्पर्य कोशिका है, और इसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल ऊतक है। बातचीत मत करिए, बातचीत मत करिए। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही जटिल ऊतक है, दोनों ही जटिल ऊतक। जटिल ऊतक उसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू उसे कहते हैं जो अलग अलग प्रकार और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो जाइलम फ्लोएम जटिल ऊतक है, और ये दोनों चार चार कोशिकाओं से मिलकर बना है। और किन चार चार कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसका भी नाम पिछले क्लास में बताए हुए हैं, आगे ना। संवहन ऊतक का निर्माण जाइलम और फ्लोएम से मिलकर होता है, और जाइलम और फ्लोएम का निर्माण पार्श्व विभाजोत्तकी से होता है। ये पार्श्व विभाजोत्तकी वही ऊतक है, पार्श्व विभाजोत्तकी ऊतक वही ऊतक है जो पौधे के मोटाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? सीबी ट्यूब, सीबी ट्यूब से फुल। अब देखिए, वुड फाइबर को वुड फाइबर को जाइलम फाइबर भी कहा जाता है, वुड फाइबर को जाइलम फाइबर भी कहा जाता है। तो सीबी ट्यूब्स यानी कि चालनी नलिका फ्लोएम ऊतक का टिश्यू है, जाइलम का टिश्यू, सॉरी जाइलम का कोशिका नहीं है। जाइलम तत्व का निर्माण ट्रेकिड से होता है, भेसल से होता है, वुड फाइबर से होता है, और किससे होता है? जाइलम पेरेनकाइमो, जाइलम पेरेनकाइमो। तो चार कोशिकाओं से मिलकर जाइलम ऊतक तैयार होता है। जाइलम ऊतक को तैयार करने में ट्रेकिड्स, भेसल्स, वुड फाइबर या जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेनकाइमो, जाइलम। जबकि सीबी ट्यूब जिसको हिंदी में चालनी नलिका कहते हैं, ये फ्लोएम ऊतक का टिश्यू कोशिका है। फ्लोएम का एक परिपक्व चालनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है। वाहिका भेसल्स को हिंदी में कहते हैं। वाहिका मतलब भेसल्स, चालनी नलिका सीबी ट्यूब। तो कह रहा है कि फ्लोएम का एक परिपक्व या वयस्क चालनी नलिका जाइलम के वाहिका से भिन्न होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होते। चालनी नलिका में न्यूक्लियस होता है, लेकिन वही चालनी नलिका जब मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, तो उसका केंद्रक गायब हो जाता है। तो परिपक्व चालनी नलिका की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, जबकि जाइलम के वाहिका में अर्थात जाइलम के भेसल्स में केंद्रक पाए जाते हैं। इस कारण ये एक दूसरे से भिन्न है दोस्तों, यानी क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में ये एक दूसरे से भिन्न है। क्रियात्मक मतलब काम करने वाला, तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस परिपक्व चालनी नलिका में नहीं होती है। परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक नहीं होती है। फ्लोएम के परिपक्व चालनी नलिका में केंद्रक। जाइलम का कौन सा तत्व
मुख्य रूप से जल, जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का काम करता है? तो वाहिनिकाएं तथा हाँ ट्रैकिड और भेसल्स दोनों ही जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है, जबकि जाइलम तंतु जाइलम ऊतक को मजबूत बनाए रखने का काम करती है। दोस्तों, जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिकाओं का बना होता है? अब वैसे भी जानते हैं मृदु तक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्या? पेरेनकाइमो के बारे में आप जान चुके हैं। पेरेनकाइमो के बारे में आप जान चुके हैं। पेरेनकाइमो जीवित कोशिकाओं का बना ऊतक है और ये ऊतक जाइलम ऊतक को भी बनाने में भाग लेता है। तो जाइलम कुल 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है, जिनमें 3 कोशिकाएं मृत कोशिकाएं हैं, जीवित है एकमात्र कौन? बात समझ गए ना? जाइलम के निर्माण में जो 4 कोशिकाएं भाग लेते हैं, वाहिनिकाएं यानी ट्रैकिड्स, वाहिकाएं यानी भेसल्स, तंतु यानी फाइबर, जाइलम मृदुतक यानी पेरेनकाइमा, इसमें ये मृत हैं, ये मृत हैं, ये मृत हैं, लेकिन ये क्या हैं? जीवित है। क्या है? फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिका से बना होता है? तो फ्लोएम का, देखिए एक बात जान लीजिए दोस्तों, जाइलम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना है। ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा फाइबर, जाइलम है तो जाइलम फाइबर, और चौथा पेरेनकाइमा। जाइलम का तो इसे जाइलम पेरेनकाइमा का। अब इन 4 में ट्रैकिड मृत कोशिकाएं, वेसल्स मृत कोशिकाएं हैं, फाइबर भी मृत कोशिका, जीवित एकमात्र कौन है? पेरेनकाइमा, जो आप पहले भी जान चुके हैं कि ये जीवित है। और उसके बाद फ्लोएम भी कितने कोशिकाओं से बना है? सीबी2, दूसरा कंपेनियन सेल, और तीसरा फाइबर, और चौथा दोनों ही ऊतक 4 कोशिका से मिलकर बना है। लेकिन फ्लोएम की बात करें तो ये जीवित कोशिका है। ये कैसा कोशिका है? जीवित कोशिका है। ये भी कैसा कोशिका है? लेकिन ये कैसा कोशिका है? अब फिर पेरेनकाइमा भी क्या है? तो आप कह सकते हैं कि जाइलम के अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम के अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम के अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है। फ्लोएम का 4 में 3 जीवित, जाइलम का 4 में 3 मृत। बात समझ गए? फ्लोएम का सीबी ट्यूब यानी चालनी नलिका जीवित कोशिका है, कंपेनियन सेल यानी सह कोशिका जीवित कोशिका है, लेकिन फाइबर मृत कोशिका है। और ये भी आप देख सकते हैं कि 2 कोशिका दोनों का समान है, 2 कोशिका दोनों का अलग अलग है। जाइलम और फ्लोएम के निर्माण में जो 4 कोशिकाएं भाग ले रहे हैं, जिसमें 2 कोशिकाएं दोनों का समान है, जबकि 2 कोशिकाएं दोनों का बिल्कुल अलग। तो जाइलम के अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है, जबकि फ्लोएम के अधिकांश कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम और फ्लोएम दोनों संवहन ऊतक है जो परिवहन का काम करता है। जाइलम जल और खनिज लवणों का परिवहन करता है। जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है।
जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन करता है। जाइलम का परिवहन केवल एक दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम का परिवहन दोनों दिशा में होता है। यानी फ्लोएम भोजन को पत्ती से जड़ तक और जड़ से पत्ती तक ले आ जा सकते हैं, लेकिन जाइलम जल और खनिज लवण का परिवहन केवल एक दिशा में करता है, और वो दिशा है जड़ से तना पत्ती की। जाइलम के द्वारा जल और खनिज लवणों का परिवहन केवल एक दिशा में करता है, वो दिशा है जड़ से तना पत्ती की ओर, जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में होता है। तो सवाल का उत्तर पर आप पहुंच रहे हैं। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तंतु। बाष्ट तंतु यानी फ्लोएम तंतु। बाष्ट तंतु को ही हम क्या कहते हैं? फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर कहिए या ब्लास्ट फाइबर कहिए, बात इक्वल टू है। जाइलम फाइबर कहिए या वुड फाइबर कहिए, बात एक है। नेक्स्ट, फ्लोएम का कौन सा तत्व भोज्य पदार्थों के संवहन में भाग लेता है? फ्लोएम का काम है भोजन का परिवहन करना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करना, और भोजन का परिवहन फ्लोएम दोनों ही दिशा में करते हैं, पत्ती से जड़ की ओर और जड़ से पत्ती की ओर। तो फ्लोएम चार चीजों से मिलकर बना है, चार कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसमें असली काम करता है फ्लोएम का कौन कोशिका? चालनी नलिका में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद कौन करता है? सह कोशिका। चालनी नलिका में भोज्य पदार्थ का संवहन करता है और चालनी नलिका को मदद करता है सह कोशिका। इसका दूसरा नाम भी है सहचर कोशिका, यानी मदद करने वाला कोशिका। और तंतु का काम है मजबूती देना। तंतु का काम है उत्तक को मजबूती देना। मृदुतक यानी पेरेन्काइमा का काम आप जान चुके हैं, उसका काम है भोजन का क्या करना? संग्रह करना। पेरेन्काइमा का काम क्या है? भोजन का। नेक्स्ट, फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? तंतु यांत्रिक सहायता यानी मैकेनिकल सपोर्ट, यानी मजबूती देने का कार्य करता है। तो कौन करता है? फ्लोएम का कौन सा तत्व भोजन का परिवहन करता है? फ्लोएम का कौन सा तत्व भोजन परिवहन में चालनी नलिका का मदद करता है? और कौन सा मजबूती देता है? और कौन भोजन को जमा रखता है? नेक्स्ट, फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है चालनी नलिका के, यानी फ्लोएम उत्तक के बनावट में जो चालनी नलिकाएं होती है ना, तो उन्हीं चालनी नलिकाओं के कोशिका के बीच पट्टी लगी होती है, जिन्हें चालनी पट्टी कहते हैं। चालनी पट्टी दो चालनी नलिकाओं के बीच होती है। पौधों में फ्लोएम मुख्य रूप से उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। किस रूप से उत्तरदायी है? आहार वहन करने के लिए। और ध्यान रखिएगा, पौधों में भोजन बनते हैं किस रूप में? ठीक है, पौधों में भोजन का निर्माण किस रूप में होता है? जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन किस रूप में होता है? और आप जानते हैं पौधा जितना भोजन बनाता है उतने उसके जरूरत का होता नहीं है। अधिकांश भोजन पौधे के भिन्न भिन्न भागों में जमा होते हैं। तो पौधे में भोजन जमा किस रूप में होते हैं? स्टार्च के रूप में होते हैं। किस रूप में? तो पौधे में भोजन का निर्माण किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। पौधों में फ्लोएम उत्तक के द्वारा भोजन का परिवहन किस रूप में? सुक्रोज के रूप में। पौधों में भोजन का संग्रह किस रूप में? स्टार्च के रूप में। तो पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, आहार वहन का काम करता है। और आहार वहन फ्लोएम उत्तक किस रूप में करता है? किस रूप में?
सुक्रोज के रूप में करता है, जबकि भोजन बनता किस रूप में है? ग्लूकोज के रूप में। अतिरिक्त भोजन जमा किस रूप में होता है? पौधों में जाइलम उत्तक मुख्यतः जिम्मेदार है जल वहन करने के लिए, लेकिन जाइलम उत्तक जल का वहन केवल एक दिशा में करता है, और वो दिशा होता है जड़, तना, पत्ती। जड़, तना। इसलिए अधिक मात्रा में अगर जल परिवहन भी हो जाए तो वे पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। परिवहन किया हुआ जल पुनः नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि जाइलम में इतनी क्षमता ही नहीं है दोनों दिशाओं में परिवहन करने का। शाखाओं से पत्तियों किन कारणों से झड़ जाती? अब शाखाओं में पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है, तो इससे पहले बताए थे आपको किसके बारे में, यानी पेड़ का। तो पेड़ के छाल के ऊपर ही पत्तियों के भी गांठ होते हैं। तो कॉर्क के बाहर बिलगन परत का निर्माण होता है, और बिलगन परत का निर्माण हार्मोन के प्रभाव से होता है, और बिलगन परत बन जाने से शाखाओं की पत्तियां क्या कर जाती है? गिर जाती है। और जो हार्मोन इस परत को बनाने में मुख्य योगदान देते हैं उसका नाम है ABA, एब्सिसिक एसिड, जिसकी चर्चा हम विस्तार से हार्मोन वाले चैप्टर में करेंगे दोस्तों। तो शाखाओं से पत्तियों झड़ता है बिलगन परत बनने के कारण। निम्नलिखित में किस एक भारतीय वैज्ञानिकों ने पादपों में जल की लंबी दूरी अभिगमन के सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जेसी बोस या जेसी बसु भी बोलते हैं इसे, जगदीश चंद्र बसु या जगदीश चंद्र बोस, ठीक है ना। निम्नलिखित में किस प्रकार के उत्तक शरीर के सुरक्षा कवच का काम करते हैं? अब दोस्तों पौधों के उत्तक से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सब हो गए। अब यहां जंतु के उत्तक की बात हो रही है, और जंतु की उत्तक तो मुख्य रूप से हम मानव का ही एग्जाम्पल लेकर हम इन उत्तकों को समझेंगे। तो अगर आप पौधा का बात किए तो पौधा में मात्र दो प्रकार के उत्तक थे, एक विभाजोत्तकी उत्तक और दूसरा अस्थाई उत्तक। एक विभाजोत्तकी उत्तक, दूसरा अस्थाई उत्तक। लेकिन जंतुओं के शरीर में चार प्रकार के उत्तक होते हैं। जंतुओं के शरीर में कितने प्रकार के उत्तक? चार प्रकार के उत्तक। उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और। तो शरीर का सुरक्षा कवच का काम कौन उत्तक करता है? उपकला उत्तक। भिन्न भिन्न अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी उत्तक। भिन्न भिन्न अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी उत्तक। भिन्न भिन्न अंगों को जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी उत्तक। जंतुओं को गति और प्रचलन कराने में मदद कौन करता है? पेशी उत्तक। जंतुओं के शरीर के संवेदनाओं को उनके मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जंतु के शरीर में चार प्रकार के उत्तक होते हैं। उपकला उत्तक का काम है भिन्न भिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। संयोजी उत्तक का काम है भिन्न भिन्न अंगों को आपस में जोड़ना। पेशी उत्तक का काम है गति और प्रचलन कराना। हम लोग जो गति कर पा रहे हैं ये हम अपने मांसपेशियों के बदौलत कर पा रहे हैं। मांसपेशी या पेशी दोनों पर्यायवाची अलग अलग नहीं है। पेशी उत्तक कहिए या मांसपेशी उत्तक कहिए, बात बराबर है। और तंत्रिका उत्तक का काम है सभी अंगों के संवेदनाओं को कहां तक पहुंचाना? मस्तिष्क तक पहुंचाना, और मस्तिष्क के एक्शन को पुनः अंगों तक लाना, यानी अंग और मस्तिष्क के बीच संबंध स्थापित करने का काम कौन उत्तक करता है? निम्नलिखित में कौन उत्तक घाव भरने में सहायक है?
हमारा पूरा त्वचा ही बना हुआ है किस ऊतक से? उपकला ऊतक से। संपूर्ण त्वचा का निर्माण उपकला ऊतक से हुआ। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? कुबाइडल। याद रखिएगा इसको हिंदी में घनाकार, घनाकार उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक। अब इसको याद रखिए। देखिए हमारे त्वचा के ऊपरी और भीतरी परत में कई सारी ग्रंथियां हैं, और त्वचा के ऊपरी भीतरी परत पर जितनी भी ग्रंथियां हैं वह उपकला ऊतक, इपिथीलियम ऊतक से बना हुआ है। और किस इपिथीलियम ऊतक से बना है? घनाकार उपकला ऊतक से बना है। घनाकार उपकला को कहते हैं ग्रंथियां बनाने वाला उपकला। नेक्स्ट, अंगों को विसरण, सेक्रेशन यानी श्रवण तथा अवशोषण में मदद कौन करता है? इपिथीलियम ऊतक का काम है भिन्न भिन्न अंगों को सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा प्रदान करने के अतिरिक्त इपिथीलियम ऊतक अंगों को विसरण कराने में, विसरण का अर्थ आपको समझा दिए, कोशिका 9 चैप्टर में विसरण बताएं जी। तो अंगों के भीतर भिन्न भिन्न पदार्थों का विसरण जो होता है वो अंगों के बाहरी परत किसके द्वारा? जितने भी अंग है ना सबका ऊपरला भाग कौन बनाता है? हर अंग का ऊपरी भाग का निर्माण कौन करता है? इपिथीलियम करता है। इपिथीलियम का काम है सुरक्षा देना। ऊपर में रहेगा तो ना सुरक्षा देगा। इसलिए शरीर के जितने भी अंग हैं उनके ऊपर वाले भाग का निर्माण, ऊपरी परत का निर्माण किसके द्वारा होता है? अब कोई अंग विसरण करेगा, सेक्रेशन करेगा, अवशोषण करेगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अंगों का ऊपरी परत का होता है। और वो ऊपरी परत किससे बना होता है? त्वचा का बाहरी स्तर निर्मित होता किससे? देखिए इपिथीलियम ऊतक कई प्रकार के होते हैं, जैसे सल्की इपिथीलियम। सल्की इपिथीलियम का एक प्रकार है अस्तरित। अस्तरित का मतलब लेयर्ड, एक के ऊपर एक। तो अस्तरित सल्की इपिथीलियम किसका निर्माण करता है? ठीक उसी तरह ग्रंथि का निर्माण कौन करता है? त्वचा में मौजूद जितने भी ग्रंथियां हैं वो किस इपिथीलियम से बना है? त्वचा के ऊपर नीचे जो ग्रंथियां हैं किस इपिथीलियम से बना है? और त्वचा के बाहरी सतह का निर्माण अस्तरित सल्की इपिथीलियम। और अस्तरित सल्की इपिथीलियम में विशेषता है कि ये एक के ऊपर एक अस्तर का निर्माण कर सकता है। यही कारण है कि त्वचा कहीं पर मोटी है तो कहीं पर पतली है। टांग के एड़ी की त्वचा काफी मोटी है और आंखों के पलक के ऊपर की त्वचा काफी पतली है। ऐसा इस कारण से है कि ये त्वचा किनसे बना हुआ है? अस्तरित सल्की इपिथीलियम से बना, अस्तरित सल्की इपिथीलियम से बना है। और ये जरूरत के अनुसार एक के ऊपर एक अस्तर बनाकर कहीं मोटा हो सकता है तो कहीं। निम्नलिखित में किस इपिथीलियम ऊतकों के कोशिका में रसांकुर तथा सीलिया लगे होते हैं? स्तंभाकार इपिथीलियम ऊतक की जो कोशिकाएं होते हैं ना उसके ऊपर इस तरह फाइबर वाली संरचना लगी होती है जिसे माइक्रोविलाई या सीलिया कहते हैं। इपिथीलियम ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा अंतरा कोशिकीय पदार्थ अधिक। गलत है, गलत है, गलत। इपिथीलियम ऊतक सुरक्षा देने का काम करता है। क्या काम करता है? और सुरक्षा तब देगा जब वो मजबूत रहेगा। अब मजबूत ऊतक तब होगा जब उसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिकाएं रहेंगे।
तो इपिथीलियम उत्तक में कोशिकाएं बहुत ज्यादा होती है, उनके बीच खाली स्थान 9 के बराबर। और यहां पर एक शब्द है अंतरा कोशिकीय पदार्थ। उत्तक के कोशिकाओं के बीच के खाली जगहों में जो पदार्थ भरे होते हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तक के कोशिकाओं के बीच के खाली जगहों में जो पदार्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? अंतरा कोशिकीय पदार्थ कहते हैं। अंतरा कोशिकीय पदार्थ उस उत्तक में होगा जिन उत्तक के कोशिका में खाली जगह होगा, जबकि इपिथीलियम सुरक्षात्मक स्तर बनाने वाला उत्तक है। इपिथीलियम उत्तक या उपकला उत्तक के कोशिका के बीच जगह बिल्कुल भी खाली नहीं रहता है, जिस कारण उनके बीच अंतरा कोशिकीय पदार्थ नहीं होते हैं। इपिथीलियम उत्तक में कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है और उनके बीच खाली स्थान बहुत कम होते। ये कथन गलत है। संयोजी उत्तक में अंतरा कोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते, गलत। इपिथीलियम उत्तक का ठीक उल्टा है संयोजी उत्तक। भिन्न भिन्न अंगों को जोड़ने वाला उत्तक कौन है? और संयोजी उत्तक में कोशिकाएं कम और उनके बीच खाली जगह बहुत ज्यादा। उदाहरण के लिए ब्लड जो है, ब्लड में जानते हैं 45% कोशिका होता है, अब बाकी 55% जगह क्या होता है? खाली, जिसमें भरा होता है क्या? प्लाज्मा। ब्लड में कोशिका मात्र कितना? 45%, यानी ब्लड के कोशिकाओं के बीच आधे से ज्यादा जगह क्या है? खाली है, जिसमें अंतरा कोशिकीय पदार्थ के रूप में क्या भरा रहता है? अब आप अगर सोच रहे हैं कि ब्लड में इतना कम कोशिका क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि ये संयोजी उत्तक है। जंतुओं के संयोजी उत्तक की विशेषता ये है कि उनमें कोशिकाएं बहुत कम रहता है और उनके बीच खाली जगह बहुत ज्यादा रहता है, और उन खाली जगह में कोई ना कोई पदार्थ भरा रहता है, जिसे अंतरा कोशिकीय। क्लियर हो गया? तो दोनों कथन क्या है, इसलिए आंसर क्या होगा? स्तंभाकार भीतरी अंग बनाता, बिल्कुल स्तंभाकार इपिथीलियम उत्तक भीतरी स्तर का निर्माण करता है। सल की इपिथीलियम उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा देना। घनाकार इपिथीलियम का मुख्य कार्य क्या है? ग्रंथि बनाना। क्या बनाना? ग्रंथि बनाना। पक्षांबी इपिथीलियम उत्तक पाए जाते हैं ट्रेकिया और गर्भाशय में। देखिए दोस्तों, पक्षांबी इपिथीलियम उत्तक की कोशिकाएं स्तंभाकार के ही समान होता है और इसके ऊपर में इस तरह से संरचना होती है जिसे कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? तो ये जो उत्तक है ये उन जगहों पर पाए जाते हैं, उन अंगों में पाए जाते हैं जिन अंगों से कोई ना कोई पदार्थ गमन कर रहा। ट्रेकिया को हिंदी में श्वास नली कहते हैं। श्वास नली में हवा को आने जाने के में मदद करता सीलिया, जो किस उत्तक में रहते हैं? पक्षांबी इपिथीलियम। तो पक्षांबी इपिथीलियम उत्तक की कोशिकाएं मुख्य रूप से ट्रेकिया और गर्भाशय में पाए जाते हैं और भिन्न भिन्न पदार्थों के संचलन में मदद करते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्तक त्वचा को मांसपेशी अथवा दो मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है? एरिओलर। हमारा त्वचा जो है वो निचले मांसपेशी से जुटा है जी। कैसा है? त्वचा को खोलकर रख देते हैं हम, तो त्वचा मांसपेशियों से जुटा हुआ, और ये काम कौन किया है? और एरिओलर मांसपेशी को भी मांसपेशी से जोड़ता है। मोटापा किस उत्तक की अधिकता में? वसा उत्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। वसा उत्तक हमारे त्वचा के ठीक नीचे रहता है और वसा उत्तक संयोजी उत्तक है। वसा उत्तक संयोजी उत्तक है। वसा उत्तक संयोजी उत्तक है दोस्तों।
निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल वसा ऊतक। ये हमारे शरीर के उष्मा को बाहर निकलने से रोकते हैं और हमारे शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। ऊंट के कुब्बर में कौन ऊतक होता है? और ऊंट अपने कुब्बर में जमा वसा ऊतक से वसा निकालकर उसका ऑक्सीकरण करता है, जिससे जल उत्पन्न होते हैं। यानी ऊंट के कुब्बर में जो वसा ऊतक है, वो ऊंट को जब जल की कमी पड़ जाती है तो उसमें उतनी क्षमता है कि कुब्बर के वसा ऊतक में जमा वसा का ऑक्सीकरण करके वे जल बना सकता है अपने शरीर के भीतर। निम्नलिखित में किस ऊतक के कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है? तो वसा संयोजी ऊतक। निम्नलिखित में ऊतक कौन है? रुधिर, ब्लड, आमाशय, यकृत, वृक्क, ये सब अंग है। क्या है? अंग है। और ध्यान रखिएगा, एक ऊतक हमेशा समान प्रकार के कोशिकाओं से बनता है, कुछ स्थितियों में अलग अलग कोशिकाओं से बनता है, लेकिन अंगों के निर्माण, जैसे मानव शरीर के जितने भी अंग है ना, उन सभी अंगों के निर्माण में चारों ऊतक भाग लेते हैं। यह नहीं कि एक अंग में एक ही तरह के ऊतक होगा, एक अंग में चारों प्रकार के ऊतक होते हैं। आमाशय का निर्माण इपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका चारों ऊतक से हुआ। अंगों के निर्माण में केवल एक ऊतक नहीं बल्कि चारों प्रकार के ऊतक भाग लेते हैं। इसके विपरीत एक ऊतक बनने में केवल एक ही प्रकार के कोशिकाएं भाग लेती है, लेकिन जंतुओं के शरीर के अंगों के निर्माण में सभी प्रकार के ऊतकें भाग लेती है। तो आमाशय, यकृत और वृक्क यानी कि एस्टोमैक, लीवर और किडनी एक अंग है, जबकि रुधिर यानी ब्लड एक ऊतक है और ब्लड संयोजी ऊतक है। ब्लड। निम्नलिखित में कौन ऊतक का उदाहरण है? लासिका, जिसका अंग्रेजी नाम है लिम्फ, और ये भी संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक है? अस्थि यानी बोन, उपास्थि यानी कार्टिलेज, लिगामेंट, उसके बाद टेंडन, उसके बाद एडिपोज, वसा ऊतक, ठीक है, उसके बाद ब्लड, उसके बाद लिम्फ। तो अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडन, एडिपोज, ब्लड, लिम्फ, ये सब के सब कौन ऊतक है? जिसमें ये दो ऊतक जो है ये तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? क्योंकि ये तरल अवस्था में रहते हैं, इसीलिए इसने तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। बाकी अस्थि यानी बोन, उपास्थि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कार्टिलेज, ये सब के सब जो है ठोस हैं, जबकि ब्लड और लिम्फ तरल है, द्रव है, और इस कारण इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? वसामय ऊतक। श्वेत फाइबर तथा पीला येलो फाइबर पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं किसमें? एरियोलर। एरियोलर भी संयोजी ऊतक है, और ये वही संयोजी ऊतक है जो त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ता है, त्वचा को। और ये फाइबर, दोनों फाइबर इसमें रहते हैं। और दोस्तों, फाइबर प्रोटीन से बनी संरचना है। फाइबर प्रोटीन से बनी संरचना है। फाइबर प्रोटीन से बनी संरचना है। कोंड्रीन नामक प्रोटीन कहां पाया जाता है? उपास्थि। एकदम रट्टा हमारे क्वेश्चन है ये। टेंडन का निर्माण होता है किससे? श्वेत तंतुमय ऊतक से, यानी व्हाइट फाइबर से।
व्हाइट फाइबर क्या है? तो जितने भी फाइबर है वो प्रोटीन निर्मित संरचना है, और प्रोटीन से बना फाइबर मृत कोशिकाएं होती है, सॉरी मृत होती है। लिगामेंट का निर्माण होता है। अब इन दोनों के कार्य क्या है उस पर भी हम आएंगे। टेंडन और लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक है? संयोजी ऊतक है, बता चुके हैं। टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से। दोनों कथन क्या है? टेंडन लिगामेंट कैसे ऊतक है? संयोजी ऊतक है। और ध्यान रखिएगा, टेंडन मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है और टेंडन मांसपेशी को भी मांसपेशी से जोड़ता है, और मांसपेशी से मांसपेशी को जोड़ने का काम एरियोलर भी करते हैं। सेबेसियस ग्रंथियां कहां पाया जाता है? देखिए, मानव के त्वचा का दो परत है। त्वचा का दो परत, ऊपरी परत और दूसरा निचला परत। ऊपरी परत को अंग्रेजी में कहते हैं एपिडर्मिस, और निचला परत को क्या कहते हैं? डर्मिस। तो सेबेसियस ग्रंथियां अस्तनी, अस्तनी उस जंतु को कहते हैं जिस जंतु के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाल। और जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं तो उन्हें अस्तनी कहते हैं या स्तनधारी कहते हैं, और सबसे विकसित स्तनधारी हम लोग खुद हैं, मानव है। तो अस्थनी के त्वचा के डर्मिस का मतलब त्वचा के निचले परत में सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है या सीबम ग्रंथियां पाई जाती है, और इनसे तैलीय पदार्थ निकलते हैं जो हमारे त्वचा को नम बनाए रखने का काम करते हैं। लेक्राइमल ग्रंथि कहां पाई जाती है और स्रावित करती है? आंसू, और ये आंखों में पाई जाती है। किस ऊतक से तलबे, खुर और सींग बनते हैं? कीरेटिन से। और देखिए, इससे इसी से मिलता जुलता नाम क्या है? काइटिन। काइटिन, काइटिन एक प्रकार का दोस्तों क्या है? कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, क्या है? और कीरेटिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन निर्मित संरचना है, प्रोटीन। और काइटिन से क्या बने होते हैं? काइटिन से बने होते हैं मकड़ी, कीटों का बाह्य कंकाल। मकड़ी, कीट, इनके बाह्य कंकाल का निर्माण काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट से होता है, जबकि पहले क्रिएटिन करवाए थे। अच्छा, जो अभी जो पहले करवाए थे वो गलत था, इसको सही करिए। पहले भी यही करवाए थे। ओके 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 ओके, ये हो गया जी, हो गया, अब नहीं बोलना है तो फिर हम कंफ्यूज होने लगे। काइटिन एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट। किरेटिन क्या है? प्रोटीन। ध्यान रखिएगा, काइटिन से भी बाह्य कंकाल बनते हैं, लेकिन किसके? और आपको बता दे कि खूर सिंह भी एक प्रकार का क्या है? और ये स्तनधारियों का बाह्य कंकाल है। इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका। अस्थि को अंग्रेजी में बोन कहते हैं, या और इसका पर्यायवाची हड्डी भी है। कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका उपास्थि में। मास्ट कोशिका, एकदम रट्टा मारे रट लीजिए। आइए दोस्तों, एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले, एरियोलर ऊतक के बारे में बता चुके हैं कि यह संयोजी ऊतक है। एरियोलर ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक है, जिसका मुख्य काम है त्वचा को मांसपेशियों से
तो एरिओलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनी को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करती? निम्नलिखित में कौन पीला, यकृत और अस्थि मज्जा में पाया जाता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू? तो अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि जालवत ऊतक कैसा ऊतक है, संयोजी ऊतक है, जालवत ऊतक कैसा ऊतक है? नेक्स्ट, मनुष्य के त्वचा की मोटी होती है तलवे पर सबसे ज्यादा मोटा। मनुष्य की त्वचा पतली होती है आंखों के पलक पर। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पाई जाती है, इससे चर्म में बसा ऊतक के कमी कारण। ध्यान रखिएगा, कुछ बुक में इसका उत्तर अलग अलग दिया जा रहा तो वो सब गलत है, सही है सी। हमारे त्वचा के नीचे बसा ऊतक एडिपोज रहते हैं और उम्र ढलने के साथ साथ वो बसा ऊतक त्वचा के नीचे से गायब होने लगते हैं, जिससे त्वचा में झुर्रियां पड़ जाते हैं। बात समझ रहे ना? हाँ, तो जवानी में त्वचा शाइनिंग मारता और बुढ़ापे में झुर्रियां, सबका कारण क्या है? बसा ऊतक। नाभि रज्जु क्या है? अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि जब शिशु अपने मां के गर्भ में पल रहा होता है तो शिशु और उनके मां के बीच, गर्भ में पल रहे शिशु और उसके मां के बीच संबंध जोड़ने वाला एक विशेष अंग होते हैं जिसे कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? और प्लेसेंटा का निर्माण होता है शिशु के मां के गर्भ में। अब गर्भ में जो प्लेसेंटा का निर्माण हुआ है वो प्लेसेंटा शिशु से अटैच होते हैं किसके द्वारा? नाभि रज्जु के द्वारा। इसे नाभि रज्जु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नाभि से निकलते हैं और शिशु के नाभि से निकलकर ये जुड़ते हैं किससे? अब प्लेसेंटा जुड़े रहते हैं शिशु के मां के गर्भ से, तो ये जोड़ने वाला है, यानी कौन ऊतक है? और ये भ्रूणीय अवस्था में जोड़ता है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? भ्रूणीय संयोजी ऊतक। नाभि रज्जु वो संयोजी ऊतक है जो भ्रूण को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है। क्लियर? इसका भी उत्तर कई जगह अलग अलग दिया जा रहा है। भ्रूणीय संयोजी ऊतक होगा। हैबर्सियन तंत्र पाया जाता किसमें? स्तनधारी। समझ गए ना? वैसे स्तनधारी को समझने के लिए पूरा का पूरा बायोलॉजी में चैप्टर है एनिमल किंगडम। या ये समझ लीजिए, जिस जंतु में बाहरी कौन है वो स्तनधारी है, जिस जंतु के त्वचा पर बाल है वो स्तनधारी है, जो जंतु बच्चे पैदा कर रहे हैं वो स्तनधारी है। तो स्तनधारी के जो हड्डी होते हैं ना, अगर उन हड्डियों को माइक्रोस्कोप लेकर देखा जाए तो उनमें एक जाल के समान संरचना दिखाई पड़ती है और स्तनधारियों के हड्डियों में मौजूद उस जाल के समान संरचनाएं को ही हैबर्सियन सिस्टम कहते हैं, जो केवल और केवल स्तनधारी के हड्डी में होते हैं और किसी की हड्डी में नहीं। हिस्टामिन एक प्रकार है जो भाग लेता है, यानी एलर्जी। जब शरीर एलर्जी से प्रभावित होते हैं तब शरीर में हिस्टामिन नामक, और हिस्टामिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका काम होता है शरीर को एलर्जी मुक्त करना। कोलेजन नामक फाइबर शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन का एक तिहाई मतलब सबसे ज्यादा है। हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन फाइबर है ना, उसमें सबसे ज्यादा कौन है? पूरा प्रोटीन का अकेले एक तिहाई प्रोटीन कौन प्रोटीन है? कोलेजन फाइबर प्रोटीन। देखिए, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कोलेजन फाइबर क्या है? प्रोटीन एक तिहाई होगा। सॉरी दोस्तों, संयोजी ऊतक का अधिकांश प्रोटीन, पूरे प्रोटीन का एक तिहाई
कौन प्रोटीन? बाएं कर्ण में पाए जाने वाला अंतःकंकाल, ये देख रहे हैं, ये है बाहरी कौन। कौन के कितने भाग होते हैं? 3, जो बताएंगे फिजिक्स में। क्लियर? कि कौन के 3 भाग कौन कौन से हैं और उसमें कौन सी। तो बाहरी कौन में कोई हड्डियों नहीं है, टोटल का टोटल कार्टिलेज यानी बाहरी कौन उपास्थियों से बना हुआ है। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार है। सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सार्कोप्लाज्म एक प्रकार का कोशिका द्रव है। क्या है? पेशी उत्तक यानी मांस पेशी के कोशिकाओं के कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? मांस पेशी उत्तक के या पेशी उत्तक के कोशिकाओं के कोशिका द्रव को क्या कहते हैं? और सार्कोप्लाज्म के कारण मांसपेशी के कोशिकाओं में इतनी क्षमता आ जाती है कि ये फैल सकता है और सिकुड़ सकता है। ये जो मांसपेशी है ना त्वचा के नीचे, उनके कोशिकाओं में फैलने सिकुड़ने की क्षमता है। किसके कारण? तो सार्कोप्लाज्म कोशिका द्रव है जो पेशी उत्तक के कोशिकाओं में पाया जाता है और उन कोशिकाओं में फैलने सिकुड़ने का गुण प्रदान करता है। आरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार का उत्तक है? नेत्र के आइरिस में, ध्यान रखिएगा, आरेखित पेशी उत्तक मतलब अनैच्छिक पेशी उत्तक, यानी ऐसी मांसपेशियां शरीर के वो अंग जो हमारे इच्छा के अनुरूप काम नहीं करते हैं, उन अंगों की मांसपेशियां या पेशी। कौन पेशी है? हमारे शरीर के कई अंग जैसे लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, क्या हमारे इच्छा के अनुरूप काम करते हैं? नहीं करते हैं। वे ऑटोमेटिक काम करते हैं, जिसके लिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बने हुए हैं बॉडी में। तो ऐसे अंग जो हमारे इच्छा के अनुरूप काम नहीं करते हैं, उदाहरण के लिए छोटी आंत। क्या छोटी आंत का काम है भोजन को पचाना? क्या यह संभव है कि हम सोच लें कि हम तो खाना खा लिए लेकिन पचाएंगे परसों, 2 दिन हम भोजन को पचाएंगे नहीं? क्या यह संभव है? नहीं। छोटी आंत हमारे इच्छा के अनुरूप काम नहीं करता। तो ऐसे अंग जो हमारे इच्छा के अनुरूप काम नहीं करता है, उन अंगों का पेशी कौन पेशी? और जो अंग हमारे इच्छा के अनुरूप करता काम, जैसे हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारा गला, हाथ पैर गला, ये सब वो अंग है जो हमारे इच्छा के अनुरूप काम कर रहे हैं। तो जो अंग इच्छा के अनुरूप काम कर रहे हैं, उन अंगों में कैसा पेशी? रेखित पेशी उत्तक, यानी ऐच्छिक पेशी उत्तक। तो अनैच्छिक पेशी उत्तक कौन है? ऐच्छिक पेशी उत्तक कौन है? और रेखित पेशी उत्तक को कंकाल पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि रेखित पेशी यानी इच्छा के अनुरूप काम करने वाले अंगों का पेशी हड्डियों से जुड़ा होता है, इसीलिए रेखित पेशी उत्तक को कंकाल पेशी भी कहते हैं। कंकाल पेशी भी कहते हैं। इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते किस में? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं ना, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? हृदय। जब गर्भ में शिशु का निर्माण होता है तो सर्वप्रथम जिस अंग का निर्माण होता है वो कौन है? हृदय। और ये वो अंग है जो उसी समय कार्य करना शुरू करते हैं जब शिशु मां के गर्भ में पल रहा हो, और आजीवन बिना रुके बिना थके काम करते ही रहता है। हृदय हमारे शरीर में सबसे पहले बनने वाला अंग है।
हृदय कभी न थकने वाला अंग है। हृदय सबसे व्यस्त अंग है और इन अंगों का निर्माण यानी हृदय का निर्माण एक अलग ही पेशी से हुआ है, जिससे कोई और अंग का निर्माण नहीं हुआ है। और हृदय जिस पेशी ऊतक से बना है उसका नाम भी है हृदयक पेशी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कार्डियक मसल्स, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कार्डियक मसल्स। और इसी कार्डियक मसल्स के कोशिकाओं को जोड़ने के लिए उनके बीच बीच में डिस्क होते हैं, जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। निम्नलिखित में कौन पेशी ऐच्छिक पेशी है और कौन अनैच्छिक है? और हृदय का पेशी भी अनैच्छिक पेशी ही है, लेकिन वो आरेखित से अलग है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी ऊतक के संकुचन प्रसार से होता है? आहार नाल, जिसका छोटी और महत्वपूर्ण भाग है। मायोफाइब्रिल नामक संरचना किस ऊतक में पाई जाती? सॉरी, हाँ, पेशी ऊतक में, पेशी ऊतक में पाए जाते। निम्नलिखित में किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? हृदय के पेशी के कोशिकाओं में कभी किसी परिस्थिति में लैक्टिक एसिड का संचय नहीं हो सकता है और उसमें कभी थकावट उत्पन्न नहीं हो सकती है। शरीर के कुल भार का लगभग 50% रेखित पेशी का होता है। रेखित पेशी को कंकाल पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशी को संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक। संवेदना की बात होगी तो तंत्रिका की बात होगी। तंत्रिका ऊतक का इकाई न्यूरॉन कोशिका से ही बना होता है। कौन ऊतक? संपूर्ण तंत्रिका ऊतक किन कोशिकाओं से बना है? और इसलिए न्यूरॉन को तंत्रिका ऊतक की इकाई कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका। और क्यों नहीं होता? तो सेंट्रोसोम के कारण जंतु के तंत्रिका ऊतक की कोशिका यानी न्यूरॉन में सेंट्रोसोम होता ही, और सेंट्रोसोम के बिना जंतु का कोशिका विभाजित नहीं हो सकता है। इसीलिए तंत्रिका कोशिका जन्म के समय जितने हैं वहीं बढ़कर बड़े होते रहते हैं और सब शरीर के सबसे बड़े कोशिका बन जाते हैं, लेकिन उसमें विभाजन नहीं होता है, यानी पुराना से नया कोशिका नहीं बनता। विभाजन का मतलब आप समझ रहे हैं ना? पुराना से नया कोशिका बनना क्या कहलाता है? न्यूरॉन के डेंड्रोन से निकलने वाली पतली पतली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिए, अगर न्यूरॉन कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जाए ना तो कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगा। अगर न्यूरॉन कोशिका को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये हुआ केंद्र। न्यूरॉन कोशिका माइक्रोस्कोप से कुछ इस तरह दिखाई पड़ते। न्यूरॉन कोशिका के इस मुख्य भाग को क्या कहते हैं? साइटोन। जौन से पतली पतली धागाएं निकले हैं उसे क्या कहते हैं? डेंड्रोन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? डेंड्रोन कहते हैं। डेंड्रोन कहते हैं। डेंड्रोन से निकलने वाले पतली पतली शाखा को ये देख रहे हैं, ये डेंड्राइटस है जो डेंड्रोन से निकला है। अब मुख्य भाग को क्या कहते हैं? ये जो पूंछ वाला भाग है इसे क्या कहते हैं? तो एक न्यूरॉन कोशिका को अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखाई पड़ते हैं। इस संरचना के मुख्य भाग को साइटोन कहते हैं, जहां कोशिका का न्यूक्लियस है। साइटोन से निकले भाग को डेंड्रोन कहते हैं और डेंड्रोन से निकलने वाले पतली पतली शाखाओं को डेंड्राइटस कहते हैं और लंबे वाले भाग को एक्सॉन कहते हैं। और भी कई संरचनाएं हैं जिसको हम नर्वस सिस्टम में क्लियर करें। रेनबियर का नोड भी कहां पाया जाता है?
तंत्रिका ऊतक के कोशिका न्यूरॉन में, याद रखिएगा, दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? एक न्यूरॉन दो न्यूरॉन से जब जुड़ता है तो उस जोड़ को क्या कहते हैं? सिनेप्स। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस। एक्सॉन किसे कहते हैं? ये देख रहे हैं लंबा वाला बात, एक्सॉन। यहां से फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइटस में चला जाए। बायोप्सी क्या? बायोप्सी देखिए, जब डॉक्टर को लगता है कि कोई अंग कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं, जब डॉक्टर को लगता है कि कोई अंग कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं, कैंसर से प्रभावित हो सकते हैं, तो डॉक्टर उस अंगों के कुछ मांसपेशी को काट कर कैंसर होने की जांच करते हैं और इसी परीक्षण को क्या कहते हैं? यानी परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करना। और यह परीक्षण खासकर कैंसर के रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। क्लियर? ठीक है दोस्तों, कल भी क्लास है, ये है। कल तो सुनते हैं कि बहुत व्यवस्था सब भी है। लड्डू मिलेगा जी? दूगो? गजब स्थिति है जी, गाँव में रसगुल्ला ढल चल रहा है, यहाँ लड्डू भी दोगो? आज से व्यवस्था करते हैं 2 से 5 हो कम से। अब वैसे हम रह भी नहीं करेंगे, क्या व्यवस्था है? मेरा क्लास कल बंद रहेगा, फिर आगे से देखिए हो जाए। नहीं नहीं, क्लास चलेगा, छठ में बंद होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल है। सब जाके क्लास, रोशन सर का क्लास होगा जी? चलिए, रोशन सर का क्लास नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, दारोगा बनना है ना, कोचिंग आने जाने से कुछ नहीं होने वाला। बात समझ रहे ना? समझिएगा, सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, रुकिए, पहले हमको निकलने दीजिए।